हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, 2 दिन क्लास मिस हो गई थी, उसके लिए सॉरी। और आगे से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और नियत समय पे ही क्लास अपनी सारी घटना चक्र को हम ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो ब्रिटिश काल की आर्थिक नीति से संबंधित है। ब्रिटिश काल में जो भारत की आर्थिक नीति थी, ठीक है, उससे संबंधित है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। जो आर्थिक नीति थी उसकी जो व्याख्या थी ना, वो 2 लोगों ने की थी। एक दादा भाई नौरोजी ने की थी, दूसरी आरशी दत्त ने की थी। किसने की थी? आरशी दत्त ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ड्रेन थियरी, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी का, ठीक है, इन्होंने दिया था। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत ड्रेन थियरी, ठीक है। और इनकी कई पुस्तकें भी थी, जैसे धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को लेकर इन्होंने कई जो है वो पुस्तक लिखी थी। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड इनकी पुस्तक थी द वांट्स एंड द मीन ऑफ इंडिया, ठीक है, द वांट्स एंड द मीन ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरशी दत्त की किताबें थी, ठीक है। तो आरशी दत्त की कौन सी किताब थी जो इम्पोर्टेंट है? आरशी दत्त ने धन के बहिर्गमन को नादिर शाह के आक्रमण से भी, अपनी कौन सी किताब थी? उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब में इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को नादिर शाह के आक्रमण से भी ज़्यादा खतरनाक बताया था। आरशी दत्त की किताब थी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन को नादिर शाह के आक्रमण से भी जो है वो खतरनाक बताया था, ठीक। तो ये चीज़ें हैं धन के बहिर्गमन को लेके। आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, कैसे जो है उसको जो है वो इस पर व्याख्या की गई थी, कैसे जो है वो भारत के धन को, मतलब भारत उस समय व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा था। भारत से चीज़ें जो है वो सस्ती दाम पे ली जाती थी, इंग्लैंड में महंगी दाम पे बेची जाती, जबकि इंग्लैंड से जो भी आयात होता था वो महंगे प्रोडक्ट्स होते थे। तो इस तरीके से भारत को व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस, भारत से संपत्ति, होम चार्जेस मतलब गृह शुल्क, ठीक है। होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, होम चार्जेस जो है संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन से होम चार्जेस के अंतर्गत नहीं आते थे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अभी यहाँ पे चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगे। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, पहला ऑप्शन है आपका। फिर दूसरा है स्टेटमेंट है आपका, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। तो देखिए, गृह शुल्क या होम चार्जेस कहा किसको जाता है? गृह शुल्क का मतलब, होम चार्जेस से जो है वो आपका मतलब ये है कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय, मतलब करता कौन था? राज्य इंग्लैंड का जो राज्य सचिव है वो व्यय करता था, और भारत सरकार की ओर से, जैसे कहते हैं ना कि भारत के अभी वर्तमान में जो कार्यपालिका द्वारा समस्त कार्य किया जाता है, परंतु किसकी ओर से किया जाता है? वो राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है, पर करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। तो भारत सरकार की ओर से जो है वो व्यय किया जाता था, करता कौन था? राज्य सचिव। इसके अंतर्गत क्या आता था? भारत की सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैन्य तथा अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड को दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती थी। आपको पता है ना कि उस समय रेल
भारत के रेलवे पर खर्च किया गया था। ये भारत में रेलवे इन सब चीज़ों का विकास कर रहे थे, सड़कों का निर्माण कर रहे थे, इन सब चीज़ों का निर्माण कर रहे थे, पर इस पे ये क्या करते थे, टैक्स लेते थे। जैसे वर्तमान में क्या है कि अगर जापान ने भारत में मेट्रो की स्थापना की है तो 20 साल 25 साल जब तक उसके शुल्क होगा वो वसूलेगा। तो उस समय भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति आपको पता है, औद्योगिक क्रांति। एक मिनट, मुझे लैपटॉप ऑफ हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, तो इंग्लैंड में क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति उस समय हुई थी, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। अब इस पूंजी को इन्हें क्या करना था कि मतलब किसी भी अपने उपनिवेशों पर इन्वेस्ट करना था। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट के फलस्वरूप जो है वो रेलवे पे, सड़कों पे, इन सब चीज़ों पे लगा दिया और धीरे धीरे ब्याज वसूलते रहे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो लंदन इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली थी, ये वाला ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ये सारी चीज़ें भी जो है वो होम चार्जेस के अंतर्गत आती थी। पर भारत के बाहर युद्ध लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि ये होम चार्जेस के अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होना चाहिए, हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए केवल एक और केवल दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए इसमें आंसर जो है वो लगा हुआ है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए, ठीक है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए जो है वो इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, इसको आप याद रखिएगा। देखिए इंपीरियल प्रेफरेंस क्या होता है कि उस समय जो है ना वो इसको शाही वरीयता कहते हैं। उस समय क्या था कि जो भी इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल या औपनिवेशिक देश थे ना, उनको क्या करा था, उनके लिए इंग्लैंड ने क्या किया था, एक एकता स्थापित करने के लिए कि मुक्त व्यापार समझौता या एक टैरिफ का प्रबंधन किया था कि जो भी भारत के उपनिवेश होंगे, जो राष्ट्रमंडल देश होंगे, उनके साथ जो है वो इंग्लैंड जो है वो एक टैरिफ देगी उन्हें व्यापार करने के लिए, वो टैरिफ होगी मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। तो इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन याद रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतें मतलब एक टैरिफ या मुक्त व्यापार समझौता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, जिसका प्रमुख कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरहीज दिया जाना। ये भारी उद्योगों का अभाव नहीं था उस समय, ठीक है। सेकेंड आपका विदेशी पूंजी की कमी नहीं थी, क्योंकि हमको पता है कि इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा पूंजी थी और वो इन्वेस्ट कर रहा था, पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी नहीं थी। एक क्या था कि वहाँ उस समय जो धनिक वर्ग थे ना, वो अधिक से अधिक जो है वो लगान के भू राजस्व के दोहन के लिए वो क्या करते कि भू संपत्ति पे निवेश करते, जिससे उनको भू राजस्व की प्राप्ति हो सके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का आंसर आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। स्थायी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में ईस्वी में आया था, ठीक है। इसको भू राजस्व क्या कहते हैं, स्थायी भू राजस्व। इसमें क्या था कि भू राजस्व का निर्धारण स्थायी तौर पे कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे क्या था कि जब आपके पहले क्या था कि जो क्या जितना जो है वो पहले क्या था कि जितनी पैदावार होती थी उस आधार पर भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक वर्ष बदलता रहता था, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ऐसी स्थिति में चेंज होता रहता था। पर जब कॉर्नवालिस आया तो उसने 1793 ईस्वी में पर मतलब कि स्थायी रूप से भू राजस्व का, सपोज कि अगर भू राजस्व 6% है उन्होंने निर्धारित कर दिया है, तो अब आप बाढ़ आए, सूखा आए, पैदावार हो ना हो, कोई भी स्थिति हो, आपको 6% देना ही होगा। यही चीज़ जो है ना उसने बहुत ख़राब कर दिया था। इसी भू राजस्व मतलब स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है वो स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है वो सूर्यास्त कानून 1794 में एक सूर्यास्त कानून आया था। ये सूर्यास्त कानून क्या था कि यदि सूर्यास्त होने से पहले आप लगान जो है वो उसको सरकार के पास नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, अंग्रेजी सरकार के पास यदि आप लगान नहीं पहुंचाते तो आपकी जमींदारी जब्त हो जाती है,
आपकी ज़मींदारी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो इस वजह से जो है इसको क्या कहते 1794 में इस तरह का एक सूर्यास्त कानून आया था, इसको याद रखिएगा। कब आया था, 1794 में, स्थायी बंदोबस्त 1793 में, ठीक है। और इसमें क्या था ना कि जो जमींदार था वो भू राजस्व का 1/11 हिस्सा लेता था, जबकि सरकार को 10/11 हिस्सा देता था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली के लागू होने के बाद कानूनी विवादों में की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है, ठीक है, जोड़कर देखा जा सकता है। क्यों, जब कॉर्नवालिस का भू राजस्व प्रणाली जो है वो लागू हुई तो कानूनी विवादों में वृद्धि हो गई, ठीक है। इसका क्या कारण हो सकता है, तो पहला आपका जो है वो ऑप्शन है कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। रैयत मतलब होता है किसान। तो क्या ऐसा हुआ था कि जमींदारों को तो केवल भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था, तो उनकी स्थिति को सशक्त तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था, क्योंकि जैसे ही जमींदार भू राजस्व सूर्यास्त कानून के तहत अगर वो भू राजस्व नहीं वसूल करता है तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी, तो वो सशक्त तो नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना था, तो ये भी इसका जो है वो मतलब कोई कारण नहीं था कि जमींदारों का अधिपति ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाना था, ये इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना था। हालांकि कॉर्नवालिस के शासन काल में न्यायिक पद्धति का विकास हुआ था, उस समय पुलिस प्रशासन न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ था, परंतु न्याय व्यवस्था के कार्यकुशल हो जाने से मामले बढ़ जाएंगे। मामले तो तब बढ़ेंगे ना कि जब आपके क्षेत्र में, जैसे सपोज कि इलाहाबाद में मैं कह रही हूँ कि एक हाई कोर्ट है और जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और मतलब कि बहुत अच्छे जो है वो कानून व्यवस्था है, आपके विवादों का तुरंत जो है वो निपटारा हो रहा है, या और भी कई जो है वो मतलब कि सुविधाएं दे रही है, तो क्या इससे आपके विवादों की जो मामले बढ़ जाएंगे? नहीं। कोई विवाद कोई जो है वो या कोई कानूनी प्रावधान, कोई कानूनी पचड़े तो तब बढ़ेंगे ना जबकि क्राइम होगा शहर में, जब कोई गलत चीज़ें होंगी, तो जब कुछ क्राइम होगा तभी तो आपके जो है वो, तो शहर में जब जैसे आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ी कह सकते हैं, तब जो है वो क्या कहते हैं कि कानूनी विवाद बढ़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जब बढ़ती हैं तब तो जब भूमि को लेकर जब विवाद की स्थिति होगी, तो क्यों विवाद की स्थिति होगी, उसका कोई कारण, तो ये न्यायिक पद्धति में कार्यकुशलता तो नहीं हो सकता ना। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। जो आपका भू राजस्व में क्या कहते हैं न्यायिक, ये कानूनी विवादों की प्रकृति में जो वृद्धि है, उसका मुख्य कारण क्या था कि आपका जो है जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था, ठीक है, कि जैसे जमींदार जो हैं वो उनका भू क्षेत्र निर्धारित कर दिया कि तुम जो है वो यहीं से लगान वसूलो, तो नहीं था। तो जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। दूसरा कारण, एक बहुत बड़ा कारण जिसको माना जा सकता है कि इसका बहुत बड़ा कारण था कि जमींदार एवं कृषक के बीच मध्यस्थों के कई मध्यस्थ थे। जैसे ये जमींदार है और ये हमारा रैयत है यानी कृषक है। अब इसने कह दिया कि ए से कहा कि जाओ तुम वसूल कराओ, ठीक है, तो ए ने बी को दे दिया, तो बी ने सी को दे दिया, अब सी गया कृषक के पास, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो इस तरीके से करके जमींदार सीधे गांव में कृषक के पास जाता ही नहीं था, कई लेयर्स बढ़ गए। तो कहता था कि जब इसका ये शोषण करेगा तो भाई ये तो इसके खिलाफ मुकदमा करेगा ना, तो ये कहेगा नहीं भाई मैंने नहीं, इसने बोला था कि इतना ही लगान 6% ही लेना है तो लेना ही है, चाहे हो चाहे ना हो। ये कहेगा नहीं ये नहीं ये कहेगा नहीं ये नहीं ये, तो इस तरीके से कई मध्यस्थ हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो कानूनी विवाद बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। भाई हम तो जिसे डायरेक्ट जानेंगे उसके ऊपर केस करेंगे, पर एक्चुअली में वो जो है वो इंसान उसके लिए जो है वो जिम्मेदार है ही नहीं। जमींदार जो उसका जिम्मेदार है वो तो जमींदार है, ठीक है, और जमींदार भी एक्चुअली नहीं है, वो तो जो है उस समय का बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी विवाद की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है चीर स्थायी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है।
सेम वही है, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में मैंने आपको बताया कि अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहर, तो इसका जो ऑप्शन है ये, सॉरी, ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उपरयुक्त में से ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, जिसका कारण क्या था? ठीक है, वो जो स्थायी बंदोबस्त किया था उसमें क्या था कि किसानों को पट्टा जारी कर दिया गया था और उस क्षेत्र पे जो है जमींदार वहाँ से क्या करता था कि लगान की वसूली करता था। तो अब कई जमींदारों ने पट्टा नहीं जारी किया, जिसका कारण क्या था? तो चलिए आप कारण बताइए क्या था। जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। तो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि जमींदार कभी किसान जमींदारों के तो जमींदार तो किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, तो वो तो उनके विश्वास करते ही नहीं। तो ये वाला तो मैं गलत ही मान लेती हूँ। नेक्स्ट है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते पहले। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि उस समय पूरा जो लगान निर्धारण का अधिकार था, मतलब लगान जो वसूलने का अधिकार था वो जमींदार को दिया गया था। और यदि सूर्यास्त से पहले जमींदार लगान वसूल करके नहीं देता था तो उसकी जमींदारी जब्त हो जाती थी और किसी और को ये अधिकार मिल जाता था। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी हमको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। कोई भी नियंत्रण नहीं था, बस एक स्थायी लगान का निर्धारण कर दिया गया था और वो चाहे जिस तरीके से शोषण करे, पट्टा जो है वो जारी करे ना करे, बस उनको एक लगान वसूल करके एक समय पर देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। वैसे तो ये बीपीएससी स्पेशल का क्वेश्चन है, फिर भी बिहार पीसीएस भी नज़दीक ही आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना, और सेकंड ऑप्शन है आपका, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना और जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप बताइए। ऑप्शन ए है जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या ये था? नहीं, आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का ये था कि लंबे समय तक, इसको लागू करने का मुख्य कारण क्या था कि लंबे समय तक जो है वो आपको बिना मतलब क्या कहते हैं कि बिना रुकावट के, लंबे समय तक बिना रुकावट के आपको लगान मिलता रहे। ठीक है, जैसे आपकी खेती नहीं हुई तो वो कहते हैं ना कि नहीं इस साल तो नहीं हुआ तो हम लगान नहीं दे पाएंगे। नहीं, आपको लगान, इनका जो है राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत था, तो हमें लगान चाहिए। तो एक लंबे समय तक उन्हें क्या कि एक स्थायी व्यवस्था कर दी गई कि अब चाहे तुम्हारी खेती ज़्यादा हो, कम हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, अब लगान इतना है और तुमको देना है। ठीक, तो ये पहला वाला तो कारण नहीं है। सेकंड ऑप्शन, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ये भी कोई ऑप्शन नहीं था। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि जमींदारों के लिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि जमींदारों के लिए जो है वो जमीन क्या कहते हैं, जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश 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 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। कौन से ईयर में? 1885 में, 1886 में, 1889 में या 1900 में? तो 1885 में
जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसी साल में, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, बंगाल किराएदार अधिनियम 1885। इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, जिस समय जो है वो कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसी समय बंगाल किराएदार अधिनियम आया था, जिसमें बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। कौन से वाले? सर टॉमस मुनरो, ये वाला मैंने काफ़ी पहले आपको बताया था, याद होगा तो बताइए। स्थायी बंदोबस्त नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने दी थी? कॉर्नवालिस ने। महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि सर टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी, रैयत मीन्स क्या होता है? किसान। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं सर टॉमस मुनरो। ठीक है, यदि आप बात की जाए रैयतवाड़ी बंदोबस्त की, थोड़ी सी बात कर ली जाए तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ठीक है, इसको जो है ना वो किसने पूरे भारत में किसने लागू किया था? मतलब एक व्यापक तौर पे, पूरे भारत में तो नहीं लागू होता, तो व्यापक तौर पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल आपको मैंने पहले बताया था 1813 से लेकर 23 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया था, पर सर्वप्रथम जो है वो इसको तमिलनाडु के, इसे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है वो तमिलनाडु के वारामहल में लागू किया गया था। ठीक है, एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक छोटी सी जगह पे, पहले हम कोई भी वर्तमान में भी कोई योजना को लागू करना होता है तो एक जगह पे किसी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लागू करते हैं, छोटे से स्थान पे। वहाँ अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हम थोड़ा व्यापक स्तर पे इसको लागू करते हैं या पूरे भारत में लागू करते हैं। तो सर्वप्रथम तमिलनाडु के वारामहल में लागू किया था, किसके द्वारा? कैप्टन रीड के द्वारा। ठीक है, कैप्टन रीड के द्वारा। ठीक है, इसको लाने का श्रेय किसके ऊपर जाता है? टॉमस मुनरो को। ठीक है, किससे जाता है इसे लाने का श्रेय? टॉमस मुनरो। ठीक है, रीड एंड मुनरो भी कहा जाता है कहीं पे, अगर ऑप्शन में आता है तो आप ठीक है इसको लगा लीजिएगा। इसमें क्या था ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था ना कि रैयत मीन्स, नाम से समझ लीजिए, रैयतवाड़ी मतलब रैयत मीन्स किसान, तो किसानों के साथ सीधे सीधे जो है वो एक समझौता कर लिया जाता था। क्या करती थी कि सरकार जो है वो, सरकार किसानों के साथ सीधे सीधे एक समझौता कर लेती थी, और किसानों से सीधे कोई बिचौलिया नहीं, कहीं कुछ नहीं, बीच सीधे हम किसानों से ही जो है वो लगान वसूल करेंगे। ठीक है, और ये जो है वो भारत में 51% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पे इसको लागू किया गया था, जिसमें क्या थे? हमारा मद्रास आता था। ठीक है, मद्रास, बम्बई, असम, कुर्ग और कछार। कुर्ग उस समय कर्नाटक कहते थे, कुर्ग, कछार क्या कहते? बरार, ये सारे क्षेत्र आते थे। मद्रास, बम्बई, असम, कुर्ग, कछार और बरार, ये सारे क्षेत्र इसमें आते थे। इन क्षेत्रों में जो है रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो सबसे पहले तमिलनाडु के वारामहल में लागू की थी कैप्टन रीड के द्वारा। इसे लाने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है। ठीक है, रैयत मीन्स होता है किसान। इस बंदोबस्त में क्या था कि सरकार किसान से सीधे लगान वसूल करती थी। इसे व्यापक तौर पे किसके काल में लाया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेकर 23 तक था। क्या कहते हैं, इसे किसके क्षेत्रों में लाया गया? तो मद्रास, बम्बई, असम, कुर्ग और बरार क्षेत्रों में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। ये आपके सामने मैंने इसका आंसर आपको पहले भी बताया है, तो आप अपना आंसर जो है वो थोड़ा सा गेस करिए तो मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले कॉर्नवालिस आप काटेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप चिल्ला कर बोलेंगे कि नहीं कॉर्नवालिस कैसे हो सकता है, वो तो स्थायी बंदोबस्त के लिए था। बिल्कुल सही बात है। अब कैप्टन रीड के बारे में आपने पढ़ा है कि रीड ने लाया था तमिलनाडु के वारामहल में, और टॉमस मुनरो को जो है वो
थॉमस मुनरो इनको जो है वो उसका श्रेय दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा 2 और 3 ऑप्शन है, ऐसे मार के हम आगे निकल जाएंगे, कहेंगे कि हमको सब कुछ आता है और हम सर्वज्ञानी हैं, है ना। और इसको पढ़ने के बाद तो आप सर्वज्ञानी बनने ही वाले हैं। क्यों, मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा ना आए तो आप बताइएगा पढ़ने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें और मज़े लेके पढ़ें, चीज़ों को बोरियत बिल्कुल मत बनाएं, ठीक है। तो मैं और भी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको आगे भी आपको पढ़ाऊँगी, मतलब ऐसे हंसी खेल में मैं आपको चीज़ें याद करवा दूँगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से जो है वो आप एक इंटरेस्टिंग वे में आप चीज़ों को याद करते जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया जाए, आप ही बताइए, क्या बताया जाए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जो है वो इसके आंसर जो है मुझे बोलना पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं देखना पड़ेगा, आप तो ऐसे ही लगा दोगे। बंगाल में ना, मद्रास प्रेसिडेंसी बिल्कुल लागू हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी पर आगे भी ऑप्शन देते हैं, बम्बई में भी लागू हुआ था, पर डी ऑप्शन मद्रास और बम्बई दोनों है, ठीक है। अब आप बताइए, मद्रास बम्बई के अलावा क्या था अपना, असम था ना, असम, कुर्ग मीन्स होता है कर्नाटक, ठीक है। और कहाँ, बरार, समझ गए बात, समझ में आ गई ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, जब समझ में आ ही गया है तो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल आपको बताया तो था मैंने, अब कहिए कि नहीं बताया था, बताया था ना मैंने कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। नाम ही है भैया रैयतवाड़ी, नाम ही है, रैयत मीन्स मैंने बताया था किसान। अब कोई इससे अच्छा आपको बता पाएगा क्या, लग रहा है नहीं, रैयत मीन्स किसान, किसान सीधे जाके सरकार से संपर्क करती। लो कितना लगा रहे हो लगान, 1/2, 50%, चलो ले लो, कितना है 50% ले लो, सीधे आके हम देंगे आपको, आपके मुंह पे मारेंगे, है कि नहीं चलिए, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बताइए। अरे जाहिर सी बात है ना, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ कि जब सरकार जो है वो किसानों से सीधे लगान वसूलेगी तो रैयतों को ही तो पट्टे देगी ना, हमारे रैयत। एक क्वेश्चन है मिडल हिस्ट्री का, रैयत आला किसे कहा गया है, इसका आंसर आप दीजिएगा। मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रहा था रैयत आला, रैयत आला, चलिए बताइएगा, रैयत आला, ओके। तो रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल उसी से तो लगान वसूल रहा था। ये वाला अपना सही मान लिया, ये भी सही मान लिया। नेक्स्ट, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये वो शेरशाह सूरी वाला बंदोबस्त, भूमि का सर्वेक्षण, पैमाइश वगैरह करके कर लगाया जाता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। जी हाँ, ये नहीं पता होगा तो ये मैं बता दे रही हूँ, ठीक। अब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, कुछ भी और नहीं सोचना, आगे बढ़ जाना है, इसको पूरा याद कर लेना है एकदम अच्छी तरीके से। रैयतवाड़ी व्यवस्था से एक भी क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त से एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना तो बहुत गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई। ये असम में जो चाय कंपनी की स्थापना हुई, उसे चाय पीने का मन कर गया, मतलब चाय पीते पीते इस क्वेश्चन को करते हैं, क्यों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि चाय पीना किसको पसंद है। वैसे मुझे बहुत पसंद है, पर मैं ज़्यादा नहीं पीती क्योंकि नुकसान भी करता है, मतलब उतना ज़्यादा सही नहीं होता, पर हाँ मज़ा आता है। मतलब सुबह शाम तो चाय मुझे बहुत प्रिय है, मतलब बिना सुबह की चाय और शाम की चाय के बिना मज़ा नहीं आता। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है सुबह उठने के बाद ना मेरी तो, मैं एकदम स्लीपी सा फील करती हूँ अगर मुझे चाय नहीं मिला तो, इसलिए चाय तो ज़रूरी है। और ये काम अंग्रेज़ों ने एक ठीक किया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। देखो जिसको चाय पसंद है ना वो इसका आंसर सही देगा। आरो यारो 2016 में आया है। चलो किसको किसको चाय पसंद है कमेंट करो। हाँ 1839, ये याद रखना। असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी।
असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। कितनी? 5 लाख की पूंजी से हुई थी। इंग्लैंड द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। असम के नजीरा में इस कंपनी का मुख्यालय था। कंपनी का नाम क्या था? दी असम कंपनी, कंपनी का नाम था। और कहाँ पे थी? नजीरा में। ठीक है, याद रखिएगा 1839। और जिनको कॉफ़ी पसंद है वो भी याद कर लीजिएगा भाई, क्या ही कर सकते हैं, याद तो करना पड़ेगा। और जिनको चाय पसंद है ना वो 1839 तो भूल नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। चलिए, ड्रेन थियरी जिसकी मैं बात कर रही थी, अपवाह सिद्धांत। ऐसे ड्रेन थियरी आपको पता है ना, जब हम ज्योग्राफी में ड्रेन पढ़ते हैं पत्तियों में से ऐसे, ठीक है, ड्रेन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ते हैं, पानी का अपवाह, अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वैसे ही जब धन का अपवाह होता है ना तो उसके बारे में भी तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी के, मैंने बताया था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन थियरी, अपवाह सिद्धांत उन्होंने दिया था। सही परिभाषा किस कथन के अंतर्गत आती है? कौन सी ड्रेन थियरी की एग्जैक्ट परिभाषा है भाई साहब? चलिए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, यही वाली है सही परिभाषा। बताइए बताइए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, एक से क्या हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिससे भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सपोज हम यहाँ से क्या निर्यात कर रहे हैं? सोना, ठीक, या जो भी चीज़ यहाँ पे हो रही, कोई कृषि उत्पाद यहाँ से हमने अमेरिका को भेजा, तो वहाँ से उसके प्रतिफल के रूप में भी तो हम कुछ ले आए ना। ठीक है, तो अगर कम ले आए, जैसे भारत का चीन के साथ थोड़ा व्यापारिक घाटा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही व्यापारिक घाटा है, क्योंकि हम वहाँ जो है निर्यात ज़्यादा करते हैं और सॉरी वहाँ से आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि भारत से राष्ट्रीय संपदा का एक भाग जो है वो ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। हम यहाँ पे इनको निर्यात कर रहे हैं। सपोज़ हमने यहाँ वहाँ पे 50% चीज़ें निर्यात कर दी, पर उसके प्रतिफल में हमारे पास कितनी चीज़ें, 15% चीज़ें आती हैं, वो भी नहीं आती थी वैसे तो ये क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब भारत को नुकसान हो रहा था। ठीक, और साम्राज्यवादी, थर्ड ऑप्शन है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपति को भारत में निवेश के अवसर दिए गए थे। ये तो बकवास की बात है, ये तो नहीं हो सकता। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश में दिन पे दिन अधिकाधिक गरीब, देश को दिन पे दिन अधिकाधिक गरीब बनाया। ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था तो उससे आयात करने से गरीबी थोड़ी बन जाएगी। यदि हम उसके प्रतिफल के रूप में हम निर्यात भी करते हैं, यदि हम बैलेंस कर देते हैं, यदि आयात और निर्यात प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, यदि हम सपोज़ कि यहाँ पे 50% चीज़ें आयात करते हैं, निर्यात कर रहे हैं, फिर वहाँ से जो है वो 50% चीज़ें निर्यात भी आयात भी, वहाँ से हम 50% चीज़ें निर्यात कर रहे हैं वहाँ को, और वहाँ से 50% चीज़ें निर्यात करते हैं, तो इसको कहते हैं कि व्यापार संतुलन, जो कि नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत भी चलो, जैसे इस समय भारत अमेरिका जो है वो, अमेरिका को जो है वो व्यापार घाटा है, जबकि भारत को व्यापारिक फ़ायदा है, क्योंकि भारत अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करता है, वहाँ से आयात कम करता है, मतलब ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में भारत को अभी अमेरिका के साथ लाभ है, व्यापारिक लाभ है। वहाँ पे क्या था कि व्यापारिक नुकसान था, बहुत ज़्यादा नुकसान था, बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लेते थे, उसके बढ़ते भारत को उसके प्रतिफल के रूप में कुछ भी नहीं देते थे, मतलब नगण्य चीज़ें देते थे, जिससे जो भारत का बहुत नुकसान होता था। इसलिए इसको कहते हैं ड्रेन थियरी। ठीक है, इसको जो है वो आर.सी. दत्त ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण से भी जो है वो भयावह बताया। धन के बहिर्गमन को बहते हुए घाव की संज्ञा दी गई है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है दादा भाई नौरोजी ने। बहुत ज़्यादा भारत दिनों दिन जो है वो धन के बहिर्गमन से गरीब होता जा रहा है। आप यहाँ से चाय की पत्ती ले जाते हैं, मसाले ले जाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें एकदम सस्ते दामों पे ले जाते हैं और वहाँ पे महंगे दामों पे बेचते हैं, और वहाँ से जो आपको पूंजी मिलती है वो भारत में नहीं लेके आते हैं। तो उस तरीके से जो है भारत से जो धन संपदा सारी चीज़ें जा रही हैं, और वहाँ से क्या है उसके प्रतिफल के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
इसी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण या धन के बहिर्गमन ड्रेन थ्योरी, ठीक है, से इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी से संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, ऐसा लगता है आपको? ना। आरसी दत्त, अरे आरसी दत्त ने तो यही सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, धन के बहिर्गमन को नादिर शाह के गाँव आक्रमण से भी बेकार बताया था। MG रनाडे, ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सर सैयद अहमद खां थे, समझे? ये इनकी ड्रेन थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, कहते भाई मैं तो नहीं मानूंगा, अंग्रेज तो बहुत कुछ दे रहे हैं भारत में, मतलब इतना दे रहे हैं ना कि भारत दिन पे दिन अमीर ही होता जा रहा है, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात को। क्या है धन का बहिर्गमन? कुछ भी तो नहीं है। मैं अंग्रेजों के सपोर्ट में हूँ और मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। चल नेक्स्ट ऐसे ही याद होता है ना, चीज़ों को थोड़ा फनी वे में कर दो भाई। नादिर शाह को बना लो अपने फुफ्फा, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा कि नादिर शाह मेरा फुफ्फा हो गया। नादिर शाह को बना दो फुफ्फा, मैकाले को बना दो अपने चाचा, और दादा भाई नौरोजी को पापा बना लो। इस तरीके से अंकल ताऊ चाचा मिला के सब जो है वो पढ़ डालो, हिस्ट्री याद कर डालो। जो भी आपको आपके रिलेटिव्स में सबसे जो है वो खड़ूस उस तरह का लगता है उसको बना लो ना आप, जो है वो लाड डलहौजी मैकाले बना लो, इन सबको बना के याद कर लो ऐसे करके। क्या इसमें क्या कठिन बात है? रिश्तेदारी जोड़ लो, मैकाले कैसा लगेगा? अब मैकाले को सोच के दिमाग में आता है कोई साला ये काला ही होगा ना, तो हमने नहीं देखा था, पर एक इमेजिनेशन कर लो, जो आपके रिलेटिव में काला काला सा होगा उसको मैकाले बना दो, ठीक है, मैकाले। चलो बेटे, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर, मतलब इस दल मतलब किस दल, मतलब यहाँ पे आपको ये वाला भरना है, इस दल के टिकट पर चुना था। कौन से दल? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल, बताइए कौन सा दल है? हाँ बताइए कौन सा दल है? उदारवादी दल है कि नहीं? क्या लगता है, कंजर्वेटिव है? ना। मजदूर दल, साम्यवादी दल? अरे नहीं बाबा, उदारवादी लिबरल दल था, ठीक। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने या इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? भैया ये वाले तो आपको क्वेश्चन पता ही है, ये तो मैंने फालतू में इसमें डाल ही दिया, दादा भाई नौरोजी ही थे। चलिए अब आएगा मज़ा, थोड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ी माथा पच्ची करनी पड़ती है ना, तब मज़ा आता है, वरना आप लोग तो यूं 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 करके चले जाते हैं। चलिए, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह के, सबका अपना अपना एक जोनर था ना, मतलब सबका अपना अपना एक जोन था कि इसने क्या, जैसे राजा राम मोहन राय ने भी किया था एक योगदान, तो उन्हें पुनर्जागरण की दिशा में किया था। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक जो है वो जागरण था, ये सब पुनर्जागरण से रिलेटेड थे। स्वामी विवेकानंद में भी लोगों की जागरूकता फैलाई, सामाजिक आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, युवाओं को उन्होंने जागृत किया, तो ये सब पुनर्जागरण से रिलेटेड थे। तो किस तरह का योगदान था, ठीक है। आपको पता है कि वैसे तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो क्या इसी तरह का कोई योगदान था या और भी कोई योगदान था? इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा ना, तो कैसे याद करेंगे आप बताइए आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ ना कि क्या दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था? ये क्वेश्चन है। कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में मतलब कि अध्यक्षता की थी, और यदि की थी तो किस अधिवेशन के या किस अधिवेशन के? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा अगर आप लोग आंसर दे दिए तो, ठीक, वरना तो फिर मैं आपको बताऊंगी ही। यहाँ पे कुछ हिंट दूँ क्या? ना, हिंट नहीं दूंगी। पहला प्रश्न, क्या किसी भी अधिवेशन में हिस्सा लिया था? क्या किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यदि हाँ ना, तो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन ही खत्म है, ठीक। यदि हाँ
तो किस अधिवेशन में, या फिर एक से ज़्यादा बार किया था तो किस किस अधिवेशन में, ठीक। अब आप बता सकते हैं लाहौर, कराची, कलकत्ता, बंगाल, घेन तेन, जो भी है आप बताएंगे, ठीक। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट इसमें है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल किया तो था ही इस बात को, क्यों पढ़ा है ना आप लोगों ने। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नहीं, ये वाला काम तो उन्होंने नहीं किया था, ठीक है, क्यों झूठ बोला जाए। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि, नहीं, ये सब तो पुनर्जागरण वाले काम किए थे। तो हमारा जो है ना सीधा सीधा पहला वाला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, क्योंकि उन्होंने आर्थिक शोषण से संबंधित सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमारा याद रखिएगा, उसका आंसर देना है कल आप लोगों को। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बाप रे, अब आप सोच ही रहे होंगे ना कि ये तो दादा भाई नौरोजी होंगे। क्या लगता है वही थे? आपको 4 ऑप्शन मिले, बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी। झटके में दादा भाई नौरोजी में निकल मार के निकल मत जाइए, क्योंकि इसका आंसर कार्ल मार्क्स है, समझे। घिनौनी, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, इसीलिए दादा भाई नौरोजी आपको ऑप्शन में भी दिया था, एडम स्मिथ भी दिया था, बीजी तिलक भी दिया था, पर ये तीनों में से तीनों नहीं है, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स ने कौन सी थियरी दी थी ना, जरा ये भी आप अपने आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कौन किस तरह की जो है उन्होंने थियरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था, यही लास्ट क्वेश्चन है, सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आप इसका बहुत बढ़िया उत्तर दीजिए। सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, ठीक है, लेफ्टिनेंट ब्लेन, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो सिंचाई व्यवस्था के, सिंचाई जब करेंगे ना, जब यहाँ पे सिंचाई करेंगे, खूब अच्छी सी सिंचाई करेंगे ना भारत में, तो कॉटन पैदा होगा। कॉटन मतलब सूती, ठीक है, सूत, ठीक है, कॉटन की खेती होगी, ठीक। सिंचाई करेंगे तो कॉटन की खेती अच्छे से होगी। और कॉटन क्या है, एक साइंस का क्वेश्चन है कि क्या कॉटन कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए, मज़ा से, ऐसा थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहे तो ज्योग्राफी जोड़ नहीं सकते, उससे साइंस नहीं जोड़ सकते, जोड़िए ना। कॉटन कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन, किस तरह का कॉम्पोजिशन है, नीचे कमेंट में कमेंट करिए। हम केवल हिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं साइंस की छात्रा हूँ, तो मैं तो जोड़ दूँगी। वैसे यहाँ पे कॉटन ही है आंसर, जब इतना कॉटन की चर्चा करें तो कॉटन ही होगा आंसर, जाहिर सी बात है। चलिए मित्रों, धन्यवाद, और मज़े के साथ फिर आगे पढ़ेंगे। और हम लोग इस बार कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह, हमें इस बार यूपीपीसीएस फतेह करना है। इसमें जुड़े हर सदस्य को पीटी क्वालिफाई करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, समझे। तब तक के लिए नमस्कार।